Let's start with the editorial analysis for today. पहला आर्टिकल है इंडिया चाइना इन फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। अफ्रीका जहां इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ कंडीशंस बहुत ही वल्नरेबल स्टेट पे है कोरोना के चलते, वहां एशिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज इंडिया और चाइना दोनों ही दे बोथ आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर आउटरीच टू हेल्प अफ्रीका। दो पॉइंट्स मेंशन है। पहला बीजिंग्स डोनेशन डिप्लोमेसी, जिसमें ये लिखा है कि चाइना जो अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो सारी दुनिया में अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक लीडिंग प्रोवाइडर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और पब्लिक गुड्स का, अफ्रीका में कई सारे मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, मेडिकल मास्क डिस्पैच करवा रहा है। हालांकि वो सब ऑप्टिमल क्वालिटी का है, वो एक अलग बात है। चाइना के सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये कि वो वायरस वुहान में ओरिजिनेट हुआ है, इससे लोगों का फोकस हट जाए। दूसरा, वो ग्लोबली अपना गुडविल बिल्ड कर सके, और तीसरा, उसका इमेज मेकओवर। दूसरी तरफ इंडिया है, जो बेशक एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल ग्लोबल स्टेक होल्डर है। इंडिया की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी में हमेशा से अफ्रीका एक सेंटर प्लेस पे रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे सस्ती जेनरिक मेडिसिन दुनिया भर में सप्लाई करता है। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि अफ्रीका में अपनी मदद पहुंचा सके। वहाँ एसेंशियल मेडिसिन भिजवाए हैं, इंक्लूडिंग पैरासिटामोल एंड हाइड्रोक्सीक्विन, जो कि कोरोना को ट्रीट करने में काफी हेल्पफुल है, अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल हेल्थ। यहाँ इनिशियल बेनिफिशियरीज रहे थे इंडियन ओशन में जो अफ्रीका आइलैंड नेशन है, जैसे मॉरिशस, कॉमोरोस, मेडागास्कर वगैरह, से हम लिंक कर सकते हैं इंडिया मिशन सागर से भी। इसके अलावा हमने कई सारे वेबिनार्स कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें हमने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए हैं अफ्रीका के साथ और 7 कंट्रीज के साथ। अफ्रीका और एशिया और अफ्रीका में काफ़ी सिमिलर सोशल इकोनॉमिक और कंडीशंस और डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, तो काफ़ी कुछ है हम जो शेयर कर सकते हैं, जो वो हमसे सीख सकते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। लास्ट में ऑथर ये कहते हैं कि चाइना के सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला, बहुत सारा पैसा। दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस बनाना, ना कि पीपल टू पीपल टाइज पे ध्यान देना। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की जरूरत है वहां पे, जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। दूसरी तरफ इंडिया है, जो वहाँ लोकल कैपेसिटीज रहा है, अफ्रीकन के साथ इक्वल पार्टनरशिप बनाना चाहता है, ना सिर्फ एलिट्स के साथ। सेकेंड आर्टिकल है न्यू आर्किटेक्चर इन क्वेक प्रोन एरियाज। अभी रिसेंटली हमने साइक्लोन और अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो ये टाइम है अलर्ट हो जाने का। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो शायद कहीं कहीं कुछ काम आ जाए, वैसे कुछ खास नहीं था। जनरली तो ये लिखा हुआ था कि थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स और यंग हिमालयस के बारे में लिखा हुआ था। रेफरेंसेस कोट किए थे 2001 के गुजरात अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी 2004 के बारे में। इसके अलावा पॉइंट ये था, सोल्यूशन लिखा हुआ था कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम वल्नरेबल बिल्डिंग्स जो भी हैं उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और वहाँ के ऑक्यूपेंट्स के लिए सेफ्टी प्लान्स बनाएं। मीडियम टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम नया आर्किटेक्चरल डिजाइन अडॉप्ट करें और सभी नए बिल्डर्स और डेवलपर्स पे उसको मैंडेटरी करें। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है डीकंजेस्टिंग ऑफ आवर सिटीज। जो भी हाई डेंसिटी एरियाज हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि वहाँ एक पॉलिटिकल कैपिटल है, दूसरी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है और एक चौथी बिजनेस कैपिटल है। तो वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, तो उसको भी हम फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा थर्ड आर्टिकल था फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बार। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ न्यूज पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ था पहले तो ये कि जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, तो उस पर काफी क्रिटिसाइज किया उन्हें, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के बारे में एक पॉइंट था कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया एक कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर जी के लिए उनकी तारीफ में, वो ठीक नहीं था एज ए जुडिशियल मेंबर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का जो कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। वो जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस दिखाता है, जो कि ठीक नहीं है। वर्कफोर्स हैबिट्स, इसमें कुछ खास नहीं था, बस इतना लिखा था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर है, वो अपने अपने घर लौट रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पेस। और जो बच गए हैं रिमेनिंग 10% वर्कफोर्स है, जो कि कहने को तो फॉर्मली एम्प्लॉयड है, फॉर्मली एम्प्लॉयड मतलब जिनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि सैलरी कट्स हुए हैं, हम सब जानते हैं। अब पॉइंट ये है कि इनएडिक्वेट मैन पावर है फैक्ट्रीज के पास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो लेबर लॉज में चेंजेस लाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। ऑथर ये कहते हैं कि ये सब इसका टाइम नहीं है। टाइम ये है कि जो भी वर्कर्स हैं वो अपने घर सेफली पहुंच जाए, उन्हें एक इमरजेंसी इनकम सपोर्ट मिल जाए जब तक पैंडेमिक है, और उसके बाद वो वापस लौटे काम पे। वो कॉन्फिडेंस जगाना हमें होगा, जिसके लिए जो इंडिया की अभी की अप्रोच है अर्बन और इंडस्ट्रियल हाउसिंग को लेके, वर्क प्लेस सोशल सिक्योरिटी को लेके और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स को लेके, उसको रीओरिएंट करना चाहिए। और साथ ही साथ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स वर्कमेंट एक्ट ऑफ 1979 को भी रिव्यू करना चाहिए। 2-3 आर्टिकल्स और थे जो खास अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
है।